पिछले साल ओलंपिक पोस्टपोन हो गई थी, उसका आपको क्या लगता है कि जो पोस्टपोन हुई थी उसका अभी वो नुकसान होगा या अभी फ़ायदा मिलेगा आपको? कुछ कह नहीं सकते कि नुकसान होगा या फ़ायदा, बट अगर हम पॉजिटिवली ले तो हमारे लिए फ़ायदा था कि हमें एक साल और मिल गया काफ़ी चीज़ों पे काम करने के लिए। भारत में भी जो कोरोना बढ़ रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है कि ओलंपिक की तैयारी बिल्कुल पास में अब ओलंपिक आ चुका है कि कोरोना के दौरान आपको अभी प्रैक्टिस करनी होगी? प्रॉपर बायो बबल अगर रहेगा तो हमें ट्रेनिंग करने में कोई इशू नहीं है कोविड के टाइम पे। अच्छा, पिछले साल देखें लॉकडाउन का गुजरा है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी थी, जो ये वक्त था, कैसे आपने निकाला, कैसे अपने आप को फिट रखा? फिजिकल ट्रेनिंग करी अपने ट्रेनर के साथ, शूटिंग से ऑफ लेके भी रिकवरी होती है तो वो रिकवरी करी, पेंटिंग करी। इंडियन शूटिंग टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मेडल्स लाने की उम्मीद है। क्या लगता है आप कौन सा मेडल ला सकती हैं? मैं कोई भी मेडल ला सकती हूँ मैं अपना 100% दूंगी बिना कोई मेडल का कलर सोचे या कुछ ऐसा। चंडीगढ़ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ किस तरह कर रहे हैं, इन्होंने गलबात करते हैं। अंजुम, सबसे पहले कंग्रेचुलेसन, आपने ओलंपिक के लिए टिकट हासिल किया और स्वागत है आपका एबीपी में। थैंक यू। जैसे मैंने शुरुआत की कि सबसे पहले आपने टोक्यो के लिए कोटा हासिल किया था शायद 2018 में, इतना लंबा समय इंतज़ार पहले तो कैसे रहा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इंतज़ार था, क्योंकि जब मैंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था एयर राइफल में तो वो ऐसा था कि मेरा एक नया जर्नी शुरू हुआ है ओलंपिक्स के लिए। तो 3 साल में मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेले और अपनी जितने भी वीकनेस थी उन पे काम किया एयर राइफल में, और दोनों इवेंट्स पे काम किया और यही कोशिश की कि ओलंपिक्स तक जितना अपने आप को बेटर कर सकूं, जितने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं, उस पे काम करूं। तो वो मेरी एक जर्नी थी। 1 साल बिल्कुल डिले हुआ और हमें और टाइम मिल गया तो मैंने उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया कि हम और चीज़ों पे काम कर सकते हैं और जिसमें ट्रैवल भी नहीं करना है, घर पे रह के मैं अपने फिज़िकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग कर सकूं। सो बस उन चीज़ों पे काम किया है। अब सिर्फ 100 डेज़ रह गए हैं टोक्यो के लिए। सो तैयारी चल रही है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। सबसे पहले ये बताएं किस किस इवेंट में आपने क्वालिफाई किया है? मेरा नाम 3 पोजीशन इवेंट में और एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है। कितनी एक्साइटमेंट थी जब पता था भी अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है आपका जो फाइनल 15 का अनाउंस होने वाली थी, कितनी एक्साइटमेंट थी, कितनी दिल की धड़कनें तेज थी कि अब नाम आने वाला है? काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी और एक्साइटमेंट थी। तो जब टीम अनाउंस हुई तो किसी ने फॉरवर्ड की लिस्ट और पता चला। सो कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी और कुछ था कि कैसे होगा, बट टीम आई, मैं खुश हूँ उस चीज़ से और अपनी 100% जितना भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उस दिन परफॉर्म करूँ। उस दिन खुशी हुई फिर कि ओलंपिक के लिए आप जा रहे हैं? जी, घर वाले काफ़ी खुश थे और काफ़ी खुशी हुई। फिर कैसे आपको ये जानकारी मिली थी कि अब ओलंपिक के लिए जो फाइनल है आपका नाम आ चुका है? हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, जैसे कोई पंजाब टीम वगैरह वालों के, तो उनके उस ग्रुप पे किसी ने फॉरवर्ड की थी लिस्ट। उसके बाद फिर मेरे जो कोच हैं दीपाली मैम, उनका भी कॉल आ गया था। और फिर कैसे तैयारी का क्या प्लानिंग क्या बनाई है? अभी थोड़े दिन बाकी हैं अभी ओलंपिक के लिए, कैसे तैयारी अब करनी है आपने? अभी तो मैं चंडीगढ़ में थोड़ा अपनी ड्राइव ट्रेनिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं है, जिसके लिए मुझे दिल्ली ट्रैवल करना पड़ेगा। बट क्योंकि अभी दिल्ली में एक तो कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ऊपर से हमारा कैंप का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए मैं अभी चंडीगढ़ में ही हूँ। तो मैं अभी दिल्ली जाके कैंप की ट्रेनिंग और अपनी खुद की ट्रेनिंग वहाँ पे करूँगी, और उसके बाद जो नेशनल टीम का कैंप लगेगा कोई भी और कंपटीशन अगर हम कोई खेलेंगे तो वो पूरी टीम का इकट्ठे होगा, वो फेडरेशन बताएगी। अच्छा, आपने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है दिल्ली में हुआ था, आपने उसमें कौन सा पहले तो बताएं आपने मेडल हासिल किया था? मैंने एक नया इवेंट शुरू हुआ है 50 मीटर्स वुमेन टीम इवेंट, जिसमें हमें पूरी टीम को, जो हम 3 जनों की टीम है, हमको
अपना अपना एक मैच खेलना होता है और उसके बाद फाइनल्स होता है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है, नया शुरू हुआ है, तो उसमें हमारा सिल्वर मेडल आया है। अब आपको क्या लगता है कि ओलंपिक के पहले जो ये वर्ल्ड कप हुआ है ये आपको कितना फ़ायदा देगा ओलंपिक में? काफ़ी, आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो दिल्ली का हुआ था उसमें जो भी हमें कंपटीशन ट्रेनिंग चाहिए थी जो कि पिछले 1-1.5 साल से नहीं हुई थी, वो वापस आना और इंटरनेशनल फील लेना बहुत ज़रूरी था। जब हमारे ट्रायल्स हुए थे बट उसमें वो वाली, मेरे लिए स्पेशली वो वाली जो नर्वसनेस और एंग्जाइटी होती है किसी कंपटीशन से पहले, वो नहीं थी। बट वर्ल्ड कप में वो हुई और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि ये वर्ल्ड कप हुआ और एकदम सही टाइम पे हुआ। अच्छा, एक साल बाद ये वर्ल्ड कप हुआ था, पिछली बार भी जो पिछला 2020 में वर्ल्ड कप टल गया था, आपका तैयारी पूरी थी, उसके बाद एक साल बाद इंटरनेशनल खेलना वो कैसा रहा पहले? काफ़ी अलग था, बट आई थिंक जो हमारे लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कैंप्स लगे हैं ओलंपिक टीम वालों के, और उसके बाद हमारे ट्रायल्स हुए थे जनवरी फरवरी में, तो वो काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन वाले कैंप्स और कंपटीशन थे। सो आई थिंक हम काफ़ी अच्छे से रेडी थे इस वर्ल्ड कप के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, बहुत अच्छा कंपटीशन रहा जब मेरा। पिछले साल ओलंपिक पोस्टपोन हो गई थी, आपकी पूरी तैयारी जब हमारी पहले भी बात हुई थी, अब उसका आपको क्या लगता है कि जो पोस्टपोन हुई थी उसका अभी वो नुकसान होगा या अभी फ़ायदा मिलेगा आपको? कुछ ऐसा नहीं, पहले से हम कुछ कह नहीं सकते कि नुकसान होगा या फ़ायदा, बट अगर हम पॉजिटिवली ले तो हमारे लिए फ़ायदा था कि हमें एक साल और मिल गया काफ़ी चीज़ों पे काम करने के लिए, और अभी टीम जो है वो एकदम रेडी है। आई होप सारे सेफ रहें और अपना बेस्ट देंगे वहाँ पे। क्या अभी क्या आपको फ़ायदा मिला है एक साल जो लेट हुआ यही है? कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, मेंटल ट्रेनिंग के लिए, और अगर कोई इक्विपमेंट ठीक नहीं है वो मंगवाने के लिए, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें में काफ़ी टाइम मिला है। अच्छा, तब आपको कोई वो लगा था कि शायद इस बार मेरी तैयारी पूरी है, अब टाइम पे आके जो पोस्टपोन हुआ है ओलंपिक, आपको आई लगा था थिंक कि ऐसे कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एज एन एथलीट हमारा काम हर दिन का होता है, हर दिन हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, और ऐसा होता है कि हम रेडी हैं कंपटीशन के लिए। और पिछले साल ऐसा था, कभी भी पता नहीं था किस टाइम पे कौन सा कंपटीशन होएगा और कौन सा कैंसिल होगा, तो अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस फिजिकली मेंटली अपने आप को 100% रेडी रखना, वो हमारा जॉब था, तो हम वही कर रहे थे। एक बार ऐसे होता है कि माइंड सेट होता है कि हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और अचानक पता लगता है कि ये एक साल के लिए पोस्टपोन हो गई है। वो चीज़ हमें अराउंड मार्च में जब दिल्ली का वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ था, उस टाइम पे डाउट हो गया था कि ओलंपिक्स, क्योंकि और भी बड़ा इवेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी कैंसिल या पोस्टपोन होगा, तो हमें तब से आइडिया था, इसलिए हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ओलंपिक्स होगा ही होगा, तो इसलिए हमें एकदम शॉक नहीं लगा कि वो क्यों पोस्टपोन हो गया। हमें मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और टीम में डिस्कशंस होती रहती हैं, तो हमें लगा था कि ये होएगा कौन। आपको इस बार क्या उम्मीद है कि आप अभी तो नहीं लगता कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि कोरोना अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पहले से भी ज़्यादा? अभी क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जा रही हैं हर कैंप में और कंपटीशन में, तो आई थिंक अभी तो नहीं होना चाहिए। तो 99% सभी की तरफ से तो ऐसा ही है कि है ओलंपिक्स और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे अब भारत में भी जो कोरोना बढ़ रहा है, आपको डर नहीं लग रहा कि ओलंपिक की तैयारी बिल्कुल पास में, अब ओलंपिक आ चुका है, कि कोरोना के दौरान आपको अभी प्रैक्टिस करनी होगी? अब ये भी नहीं है कि प्रैक्टिस भी छोड़कर आप वैसे ही बैठे रहें और तैयारी सीधा ओलंपिक में चले जाएं। जैसे हमारे कैंप्स लगे थे पूरे बायो बबल में लगे थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जिसमें हम एक एक महीना बस एक होटल से बस रेंज आते थे और किसी के साथ इंटरैक्ट करना और बिना मास्क, मतलब बहुत अच्छे से हमारी फेडरेशन ने और साई ने कोऑर्डिनेट किया था कि हमें प्रॉपर और सिक्योर सेफ इन्वायरमेंट मिले ट्रेनिंग करने का। तो रेंज पे हमारी टीम के अलावा कोई भी नहीं होता था, ना कोई वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी नहीं। सो आई थिंक ऐसा प्रॉपर बायो बबल अगर रहेगा तो हमें ट्रेनिंंग करने में कोई इशू नहीं है कोविड के टाइम पे। यानी कि आपको अभी कोई डर नहीं है नहीं, ओलंपिक की उस तैयारी? चीज़ का अब आपको क्या लगता है कि एक चलो इवेंट तो ये हो गया, अब आपको लगता है कि अब तैयारी करने के लिए कौन से इंटरनेशनल अभी और गए टूर्नामेंट होने चाहिए, कितने होने चाहिए? अभी नए तो नहीं होंगे, जो ऑलरेडी हैं आई होप जस्ट वो हो जाएं। जैसे एक अभी मे बी हमारी टीम यूरोपियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करे जस्ट एज अ गेस्ट, और उसके बाद बाकू वर्ल्ड कप है जून में,
सो आई होप वो कॉम्पिटिशन्स हों और हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का टाइम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि हम ओलंपिक्स के लिए और भी ज़्यादा रेडी हों। अगर ये मान लो जो कंपटीशन नहीं होते, कैंसिल हो जाते हैं, आपकी तैयारी क्या फिर पूरी होगी? जी, हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, अगर कुछ होगा या नहीं होगा, बट कैंसिल होगा ये सोच के अभी हम रिलैक्स नहीं हो जाएंगे कि शायद नहीं होगा। हमें 100% अपना हर दिन देना है कि हाँ हम रेडी हैं कंपटीशन के लिए। अगर नहीं होगा तो उस चीज़ के लिए भी हम मेंटली रेडी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएंगे या हमें बहुत दुख होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपने अलग से क्या तैयारी आपने सोची है? चलो जो कैंप लगेगा वो तो है, ये एक प्लेयर का अपना भी एक माइंडसेट होता है कि मैं ऐसे तैयार होकर जाऊंगी, ऐसे जो परफॉर्मेंस देनी है, ऐसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि खुद को ज़्यादा पता होता है। तो आपने क्या सोचा अलग के? कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं, क्योंकि ओलंपिक्स भी एक सिंपल किसी एक और कंपटीशन की तरह है। जस्ट बिकॉज वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसलिए वो एक एडेड प्रेशर होता है एथलीट पे, मीडिया की तरफ से, हर एक की तरफ से। वो उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जब मिलती है तो वही प्रेशर फिर हम एथलीट्स में ओलंपिक्स में देखते हैं। तो मैं वो तरीके से नहीं जाना चाहती ओलंपिक्स में कि कुछ बहुत ही बड़ा है। उसको मैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपटीशन लेके जाना चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और समझूँ कि हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, और उस वे में परफॉर्म करूँ कि अपना 100% दूँ, जैसे मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप्स में करा था। सो प्रिपरेशंस भी वैसी रहेगी, कैंप होगा, ट्रेनिंग्स होएंगी, अपना मैं फिज़िकल रेगुलर रख रही हूँ, तो वैसे तैयारी होएगी। और जब कैंप्स नहीं होंगे तो मैं प्रॉपर प्लान बनाऊंगी अपने कोच के साथ कि कब कैसे ऑफ लेना है, कब ट्रेनिंग करनी है, ताकि एग्जॉस्ट भी ना हो और ट्रेनिंग भी हो जाए। अच्छा, पिछले साल देखें लॉकडाउन का गुजरा है, बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी थी, बाहर जाने के लिए नहीं थी। तो एक प्लेयर के लिए अगर बाहर ना जाए तो बहुत मुश्किल होती है घर में रहना। आपने अपने आप को कैसे जो ये वक्त था कैसे आपने निकाला, कैसे अपने आप को फिट रखा? हमारे घर में जैसे छत थी और बाहर विरांडा वगैरह है, तो मैंने वहाँ पे अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग करी अपने ट्रेनर के साथ, और उसको प्रॉपर रूटीन रखी कि कब क्या प्रोग्राम करना है, और घर पे खुद से खाना बनाना या घर पे क्या खाना है वो सब चीज़ों का ध्यान रखा। और शूटिंग से ऑफ लेके भी रिकवरी होती है, तो वो रिकवरी करी, पेंटिंग करी, ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो करी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इतना लंबा ब्रेक मिला था। फिर शूटिंग आपको नहीं लगता था कि शूटिंग ना करने से कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, अगर मैं फिज़िकल ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे पर्सनली ज़्यादा मेरी शूटिंग का लेवल नहीं गिरता अगर मैं फिज़िकल ट्रेनिंग रेगुलर रखूँ। सो मैं यहाँ घर पे ट्राई कर रही थी जिसमें शूट नहीं करना होता, पर आप एक्चुअली वैसे ही खड़े होते हो, वैसे ही हर चीज़ करते हो सिवाय शूटिंग के, तो वो ट्रेनिंग चल रही थी घर पे। मतलब फिर इस समय में आपने क्या सीखा? क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो पहले ग्राउंड में ज़्यादा बाहर रहना, ऐसा टाइम मतलब बहुत कम मिला होगा आपको भी। क्या नया क्या सीखा इस टाइम में? वैसे जो मेन चीज़ ये सीखी है कि पहली चीज़ कि हम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बाहर वाली चीज़ों को देते हैं और रैंडम अलग अलग चीज़ों को देते हैं, जबकि हेल्थ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने वो एक्चुअली रियलाइज़ करी। और स्पोर्ट के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है मेरी स्पोर्ट्स है शूटिंग, फिर उसके अलावा मैं क्या हूँ और मैं क्या सीख सकती हूँ, तो मैंने वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने पेंटिंग करी, उसके बाद अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज करे जिसमें एंटी डोपिंग वगैरह और एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन के बारे में सीखा। फिर और कुछ साइकोलॉजिकल अपने लेसन्स करे ऑनलाइन, और कुछ जैसे मेरे को क्रिएटिव काम बहुत पसंद है, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाई घर पे पापा के साथ, मशीन्स के साथ, कोई टेबल या कुछ ऐसा। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हम नॉर्मली हमें जो करने का टाइम नहीं मिलता है स्पोर्ट की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, तो हर चीज़ वैसी करी, क्योंकि इन टाइम में हम एक्चुअली थोड़ा ऑफ ले सकते थे 2-3 महीने का और फिर शूटिंग शुरू कर सकते थे। इसलिए मुझे लगता है काफ़ी प्रोडक्टिव रहा मेरा पूरा जो लॉकडाउन था पिछले साल का। आपने पेंटिंग आपने सेल भी की थी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला, वो आपने क्यों ऐसा सोचा था पेंटिंग सेल करने के लिए? क्योंकि वही लॉकडाउन के टाइम पे हम फॉर्चुनेट है, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट काफ़ी वर्किंग क्लास है और लेबरर्स हैं जिनको काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा लॉकडाउन से, जिसमें उनको पास फंडिंग नहीं थी या खाना नहीं मिल रहा था उन्हें।
तो मेरे एक फ्रेंड हैं जिनकी एनजीओ है जो जिनको मुझे सपोर्ट करना था, बट खुद से मैं अमाउंट एक डाल रही थी, बट मेरे को पता था काफ़ी लोग हैं जो और सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उनको तरीका नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे सपोर्ट करें और कैसे डोनेट करें। तो मैंने अपनी पेंटिंग्स मतलब मैंने डायरीज वही कुछ ऑनलाइन डाली कि किसी को अपना ऑर्डर्स देना है, तो काफ़ी लोगों ने ऑर्डर्स दिए और फिर मैंने वो 100% अमाउंट डोनेट कर दी। तो इस वे में इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों को दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये आइडिया मुझे आया था, और उसके बाद जब मैंने और जो पेंटिंग्स बनाई थी लॉकडाउन में वो सब सेल हुई, और मैंने फिर वो सेल करके जो डोनेशंस करी अलग अलग लोगों को सपोर्ट हुआ, तो मुझे उससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुई। अभी भी वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप अब छोड़ दिए वो? अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग और कैंप्स शुरू हो गए थे, तो मैं अभी फेस मास्क बना रही हूँ, और बट पेंटिंग्स बड़ी वाली तो नहीं। फेस मास्क कैसे आपने अभी? क्योंकि फेस मास्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल, तो मैं उसको बस कस्टमाइज़ कर रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए जिनको कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चाहिए या कुछ भी कार्टून या कोई कोड चाहिए, तो जस्ट कि वो लोग पहने भी और उनको अच्छा भी लगे। मतलब जो आपने अपने आप से आइडिया के बनाते हो या कोई किसी से पूछ कर या कि ऐसा खुद कुछ? से अपने लिए खुद से, अगर किसी को राइफल चाहिए, किसी को कुछ कार्टून चाहिए, तो वो उनसे पूछ आपने मनु को भी एक शायद गिफ्ट किया था। इंडियन टीम में काफ़ी लोगों के पास है मास्क। मतलब वो आपने आपको दिया था कि उनकी आपने उन्होंने मांगा था, आपने उनको दिया? फिर दोनों चीज़ें मैं काफ़ी इंडियन टीम में जो भी मेंबर्स हैं उनको गिफ्ट वैसे भी कर ही रही थी, तो फिर डिस्कस करके कि हम क्या बना सकते हैं, तो फिर मैंने उसके लिए वो बना के उसको गिफ्ट किया था। अच्छा चलो, अभी ओलंपिक के थोड़े दिन बचे हैं। आप से मैं पूछूंगी अब भारत की आप कहाँ पर खड़ा आप देख रहे हैं? 15 जो फाइनल हो चुके हैं ओलंपिक के जाने के लिए, आपको क्या लगता है कि भारत इस समय कहाँ पर है? हमारे अकॉर्डिंग तो भारत टॉप पे है, क्योंकि शूटिंग में अभी भी वर्ल्ड कप में टॉप पे आए हैं, और काफ़ी एथलीट्स हैं जो वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 हैं, तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन शूटिंग टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मेडल्स लाने की। अगर चलो मान लें, चलो नेगेटिव तो नहीं सोचना चाहिए, अगर इस बार भी ओलंपिक मतलब इस बार तो पोस्टपोन ही होगी, रद्द ही होगी, अगर इस बार भी हो जाती है तो आपको कितना सेटबैक होगा? ये काफ़ी बुरा लगेगा, क्योंकि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं और कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, और ओलंपिक्स एक साल ऑलरेडी जैसे पोस्टपोन हुआ है, और सबकी होप्स हमारी एथलीट से ज़्यादा हमारे फैमिली फ्रेंड्स की जो होप है और सबकी कि इंडियन स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इस टाइम पे अगर ओलंपिक्स कैंसिल हो जाए तो हर एक की फाइनेंशियली सपोर्ट जो हमारी है उसमें सेटबैक है कि इतना सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट से, और एकदम से कैंसिल हो जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुरा लगेगा, और काफ़ी सेटबैक होगा। आई थिंक काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होगा मेंटली, और एकेडमीज और जैसे स्पेशली जापान वगैरह का जो इकोनॉमिक सेटबैक है, वो सब पूरा हर चीज़ काफ़ी नुकसान में जाएगी। अच्छा, एक ओलंपिक इस बार दर्शकों के बिना होने वाली है, आपको क्या लगता है कि दर्शक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या प्लेयर को इसका कोई नुकसान है? शूटिंग स्पोर्ट में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी बहुत स्पेक्टेटर्स कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो जैसे पेरेंट्स होंगे या फेलो एथलीट्स दूसरे इवेंट वाले, तो हमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वैसे भी ईयर प्लग्स लगा के हमें शोर नहीं सुनाई देता या कुछ ऐसा। तो एज अ शूटिंग स्पोर्ट एथलीट हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बिना यहाँ। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने अपना जो है वो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, आपको क्या लगता है कि आपको फ़ायदा होगा उनका जो उन्होंने वापस नाम ले लिया है? हमें उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कभी नॉर्थ कोरिया के कोई शूटर्स नहीं देखे हैं, सो आई डोंट थिंक उनकी कोई शूटिंग टीम है। पर जहाँ और ठीक है वो अपने रीजंस की वजह से नहीं आ रहे, बट हम अपना बेस्ट देने जा रहे हैं, हमें दूसरा आ रहा है कि नहीं उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए पर्सनली या इंडियन शूटिंग टीम को या किसी भी एथलीट को आई थिंक कोई मैटर नहीं करेगा कि वो आ रहे हैं या नहीं। आपको अभी डर नहीं है कोरोना का कि अगर ओलंपिक के दौरान किसी को प्लेयर को कोरोना होता है या कुछ भी, ऐसा डर है आपको अभी? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अपना वैक्सीनेशन का फर्स्ट शॉट ले लिया है, मैं सेकंड लूँगी एंड आई होप वो वर्क करे। और अगर ओलंपिक्स के टाइम पे भी हो जाए मैचेस के बाद, तो उसके बाद तो क्वारंटीन चाहे महीने का करवा लो तब भी कोई इशू नहीं है। सो उस टाइम पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक मैच हो जाए। चलो, आखिरी सवाल है कि मैं अंजुम से अगर पर्सनली आपसे पूछूं कि आप
को क्या लगता है, ये आप कौन सा मेडल ला सकती हैं? मैं कोई भी मेडल ला सकती हूँ मैं अपना 100% दूंगी, बिना कोई मेडल का कलर सोचे या कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे लिए वही चीज़ हमेशा काम करी है कि मैं अपनी टेक्निक और अपने ऊपर ध्यान दूंगी तो मेरा वो रिजल्ट शो होता है। सो मैं उसी चीज़ पे काम करूंगी, कुछ अलग नहीं। धन्यवाद हमारे साथ बात Thank करने you. के लिए। ਇਹ ਸੀ ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ ਜੋ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।